प्यारे साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेंद्र सर आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस की टीम इस बार फिर से एक नया बैच सफलता एक्सप्रेस लेकर के आई है आप लोगों के बीच में। और इस बैच का उद्देश्य है अक्टूबर तक जाते जाते आप सभी के बीच क्लास 10th और क्लास 12th का सिलेबस खत्म करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सुरेंद्र सर यानी मैं सुरेंद्र कुमार यानी मैं आप लोग को हिंदी और संस्कृत जैसे विषय को पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए, जबकि क्लास 12th में मैं आपको हिंदी पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी विषय है अपने स्पेशल जो शिक्षकगण है वे सभी शिक्षक आपको अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी क्लास 10th के लिए चाहे क्लास 12th के लिए हिंदी का इंट्रोडक्शन जानेंगे। हिंदी क्या होता है, हिंदी में हमें क्लास 10th के लिए क्या क्या पढ़ना होता है और कौन सा टॉपिक से कितने अंक के सवाल हमारे परीक्षा में बनते हैं, उस सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, बिना देर किए हुए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए बिना देर किए हुए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी हमसे कोई व्यक्ति पूछ सकते हैं कि हाँ बताइए जो चीज आप पढ़ रहे हो वो होता क्या है। तो सबसे पहले चीज विद्यार्थियों हमें हिंदी के बारे में जानना। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हिंदी, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी क्या होता है। देखिए एक लाइन में आप सिंपल सी बात बताइएगा, जिस चीज का एग्जाम होता है वो एक पेपर हो गया यानी एक विषय हो गया। ठीक है, हिंदी एक विषय है, ये एग्जाम होता है इसीलिए विषय है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा अलग स्टाइल में पूछा जाए तो हिंदी क्या है, तो हिंदी भारत की एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, यह भारत की एक राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा भारत जैसे देशों में जहां 28 राज्यों से मिलकर के एक देश बना हुआ है भारत, तो 28 राज्यों की अपनी अपनी प्रधान भाषा है। अगर हम किसी 28 राज्यों में से किसी एक राज्य की प्रधान भाषा को अगर हम समस्त राष्ट्र की भाषा घोषित कर दे तो वैसे स्थिति में क्या होगा, 28 राज्यों के बीच आपसी गृह युद्ध हो जाएगा, जिसको हम लोग शीत युद्ध कहेंगे ना। तो शीत युद्ध हो जाएगा यानी भाषावाद को लेकर के आपसी विवाद हो जाएगी। तो इसीलिए भारत जैसे देशों में हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी जो है एक राजकीय भाषा है। और राजकीय भाषा है तो भैया कहाँ की राजकीय भाषा है, तो बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है। हिंदी जो है भारत की एक प्राचीन भाषा है, यह भारत की एक राजकीय भाषा है और बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, और आज पूरी दुनिया भर में 7100 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, आज पूरी दुनिया भर में 7100 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और उस 7100 में से तीसरे नंबर पे स्थान में है किसका, हिंदी का। हिंदी जो है पूरी दुनिया भर में आज तीसरा स्थान पाता है अपनी शुद्धता के कारण, अपनी प्रसिद्धि के कारण और बोलचाल के होने के कारण तीसरा स्थान पर हिंदी आता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे कौन है भैया, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम स्थान पे कौन सी भाषा है, तो प्रथम स्थान पे हिंदी आता है। ठीक है, और द्वितीय स्थान जो है वो द्वितीय स्थान पे शायद चाइनीज भाषा है, जिसको चीनी भाषा बोलते हैं, शायद वही है। और तृतीय स्थान पे जो है अपना हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी समझ में आ गया। हिंदी क्या है, हिंदी भारत की एक प्राचीन भाषा है, यह भारत की एक राजकीय भाषा और बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है। ठीक है, चलिए अब हिंदी, तो हिंदी के बारे में हमने देखा। अब हिंदी का एक चीज और याद रखिएगा, हिंदी का मानक काल याद रखिएगा विद्यार्थियों, मानक काल। अब ध्यान से देखने वाली बात है, मानक काल क्या होता है, यानी लोगों ने कब माना कि हिंदी अस्तित्व में आया और हिंदी एक भाषा है। लोगों ने कब माना कि हिंदी अस्तित्व में आया। ठीक है, हिंदी अस्तित्व में कब आया, तो 11वीं सदी में आया। ठीक है विद्यार्थियों, कैवीं सदी में आया, 11वीं सदी में। तो हिंदी का मानक काल पूछेगा तो 11वीं सदी है। लेकिन इससे पहले 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में भी हिंदी के शब्द मिलते थे। वास्तविकता यह है कि पहले हिंदी जैसा कोई विषय नहीं था 11वीं सदी से पहले। ठीक है, विषय तो जाकर के आधुनिक काल में इधर बना है। पहले हिंदी के मतलब जो लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा का लिपि क्या है भैया, तो देवनागरी। ठीक है, और पहले जो होता था वो लिपि में अक्षरों को लिखी जाती थी। ठीक है, लिपि में अक्षर लिखे जाते थे। एक भाषा है संस्कृत जो कि सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और सभी भाषाओं की जननी भी है। हिंदी भी उसी संस्कृत से निकला हुआ है जिसकी लिपि है देवनागरी। और जो है संस्कृत के शुद्ध शब्द जो थे वह क्या किया, अपना रूप परिवर्तित करके 6ठी शताब्दी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक देखे गए। ठीक है, शुद्धता के कारण
अंततः 11वीं सदी में जाकर के उस शुद्ध शब्दों को जो संस्कृत से निकली, लोगों ने उन्हें क्या किया, हिंदी को एक नई भाषा बनाया और हिंदी शब्द मान करके, क्योंकि हिंदी भी संस्कृत से निकला इसीलिए वह देवनागरी लिपि के शब्द हो गया। ठीक है, और देवनागरी लिपि में शब्द लिखे गए तो हिंदी भाषा की लिपि क्या बन गया, देवनागरी लिपि बन गया। ठीक है, चलिए, तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में यानी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि के जो शब्द थे जो हिंदी में प्रयुक्त हुए वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक देखे जाते थे, लेकिन लोगों ने 11वीं सदी में उसे अलग कर दिया और हिंदी भाषा का नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन हिंदी का मानक काल पूछता है विद्यार्थियों, एक चीज और याद रखिए, मानक काल तो हमने लिख लिया, हमने क्या देखा, इसका पूर्णतः विकास, पूर्णतः विकास, हिंदी का पूर्णतः विकास कब हुआ। ठीक है, हिंदी का तो भैया हमने देखा मानक काल 11वीं सदी ही, लेकिन पूर्णतः विकास कब हुआ, यानी हिंदी अपनी रफ्तार कब पकड़ी, हिंदी जो है अपनी रफ्तार कब पकड़ी, तो हिंदी जो है अपनी रफ्तार 14वीं सदी में पकड़ी। ठीक है, 14वीं सदी में पकड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ भैया, 14वीं सदी में हिंदी जो ठुक ठुक करके चल रहा था बैलगाड़ी की तरह, वह क्या हुआ, डायरेक्ट एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हिंदी जो है 14वीं सदी में चलना तेजी से हुआ, यानी अपनी गति पकड़ लिया। ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि उस समय 14वीं सदी में बहुत सारे साहित्यकारों का, जो भक्ति काल के कवि वगैरह सब हुए, लेखक वगैरह सब हुए, उन लोगों का जन्म हुआ और उन लोगों के जन्म होने के पश्चात वे सभी ने क्या किया, हिंदी में साहित्यों में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। ठीक है, कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, गद्य लेखन के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। वहां से हिंदी काफी तेजी पकड़ी और कुछ प्रसिद्धि वाले कहानियां हुए, जिससे लोगों ने उस कहानी को पढ़ा, उसके दिलों पर वह कहानी राज करने लगी और धीरे धीरे हिंदी का अस्तित्व तेजी से फैलता चला गया। ठीक है, और तेजी से फैला, लेकिन 14वीं सदी से विकास शुरू हुआ और अवैध 19वीं सदी में, ठीक है, 14वीं सदी से विकास शुरू हुआ और अवैध 19वीं सदी में हिंदी का पूर्णतः विकास हो गया। ठीक है, पूर्णतः विकास कब हो गया भैया, तो 19वीं सदी में हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हिंदी का जो है पूर्णतः विकास 19वीं सदी में जाकर के संपन्न हुआ। अर्थात 19वीं सदी में एक महान जो है क्या हुआ था, साहित्यकार का जन्म हुआ था, जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 19वीं सदी में एक महान जो है साहित्यकार का जन्म हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 1850 में 1 जनवरी 1850 को इनका जन्म हुआ था और ये 1884 के आसपास मर गए थे, यानी मात्र 34 साल ये जीवित रहे थे और उसी 34 साल में ये इतनी प्रसिद्धि पा लिए कि इन्हें हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के पिता कौन है, तो हिंदी साहित्य के पिता कौन है, हिंदी साहित्य के पिता कौन है भैया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। और याद रखिएगा, इन्हें भारत का चांद भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पिता है और साथ ही साथ भारत का चांद भी है। ठीक है, इन्हें भारत का चांद भी कहा जाता है। और यहाँ से एक सवाल भी बन सकता है ना, भारतेंदु शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भारत का चांद होता है। ठीक है, भारतेंदु शब्द का अर्थ क्या होता है, भारत जोड़ इंदु, यानी भारत का चांद। ठीक है, तो भारतेंदु शब्द का अर्थ होता है भारत का चांद। इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता है, हिंदी के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य के पिता कहते हैं, भारत का चांद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब सवाल यहीं पर नहीं अटकता है। कभी कभी लोग आपको एक सवाल और फंसा सकता है। अब क्या फंसा सकता है, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी में भैया एक साहित्य क्षेत्र होता है जो कि अलग हो गया और एक क्षेत्र होता है जो कि व्याकरण का क्षेत्र होता है ना। ये साहित्य क्षेत्र है, हम जानते हैं साहित्य क्षेत्र है, तो साहित्य क्षेत्र तो अलग हो गया, इसके अलावा एक व्याकरण का क्षेत्र होता है। तो एक सवाल और बनेगा आपसे, हिंदी साहित्य के पिता पूछेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। उसी प्रकार से पूछ लेगा आपसे कि बताइए हिंदी व्याकरण के पिता कौन है, हिंदी व्याकरण के पिता कौन है, तो हमें एक लाइन याद रखना है, पंडित दामोदर गुप्त। पंडित दामोदर गुप्त, ठीक है, या दामोदर पंडित, सिंपल से याद रखो, दामोदर पंडित। यानी हम लोग जो है हिंदी व्याकरण के पिता किसे कहेंगे, दामोदर पंडित को। हालांकि पंडित शब्द यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, हर्षिकार का नहीं होकर के दीर्घिकार होता, गलती लिखा गया है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक, तो व्याकरण के पिता कौन है, दामोदर गुप्त है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के पिता कौन है, दामोदर गुप्त है। हिंदी साहित्य के जनक कौन हो गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताइए, एक शब्द में बताइए हिंदी के पिता कौन है, तो पहले तो कहिएगा भैया एक बात बताइए, हिंदी में 2 चीज होता है, एक साहित्य होता है और एक क्या होता है भैया, व्याकरण होता है। तो आप किसके पिता पूछ रहे हैं, ठीक है, किसके पिता पूछ रहे हैं, तब जाकर के उसका उत्तर दीजिएगा। क्योंकि हिंदी के पिता कहना उचित शब्द ही नहीं है, इसमें डबल साहित्य भी हो जाएगा और व्याकरण भी हो जाएगा। अब हिंदी साहित्य है, जब आप उच्च वर्ग में जाएंगे यानी 12th में आएंगे
थोड़ा सा और उच्च वर्ग चलेंगे बीए वगैरह में, तो वहां पर अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी साहित्य जो दो भागों में बट जाता है, एक गद्य साहित्य और एक पद साहित्य, ठीक है। और वहां पर गद्य साहित्य के पिता फिर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र रह जाते हैं, ठीक है, और पद साहित्य के पिता आपको वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे चलेंगे तो और भी इसे हम बांटेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो है मेरा मेन उद्देश्य वो नहीं था, हमने एक छोटा सा चीज देखा जिसमें हिंदी का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। हिंदी क्या है, हिंदी का विकास कब से शुरू हुआ, हिंदी का पूर्णतः विकास कब हुआ, हिंदी के पिता कौन कहे जाते हैं, हिंदी की व्याकरण के पिता कौन कहे जाते हैं, हम लोगों ने ये सारी चीजों को देखा। लेकिन मेन क्लास ये नहीं था, मेन क्लास था कि हिंदी का इंट्रोडक्शन देखना है कि क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्लास 10th के लिए हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, हमें मेन उद्देश्य वही था, ठीक है। तो देखिए हिंदी, अब हिंदी जो है, हिंदी का पेपर होता है कितने अंक का विद्यार्थियों आपके परीक्षा में, तो 100 अंक का। गुरुजी 100 अंक का पेपर होता है, चलिए अच्छी बात है। अब उस 100 अंक में, उस 100 अंक में, इस 100 अंक में दो टाइप से बनेगा, एक बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन सेट होगा और एक होगा सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन सेट होगा। सब्जेक्टिव टाइप में भी 50 अंक का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्या होगा, 50 अंक का होगा। क्वेश्चन का लेवल डबल है, यानी इसमें क्वेश्चन लेवल 2 से गुना कर दीजिए, दोगुना क्वेश्चन का लेवल देगा, जिसमें से हमें 50-50 अंक के प्रश्न बनाने होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी जो 100 अंक है, इस 100 अंक में भैया इसके भी दो पार्ट चलेंगे। इस 100 अंक के लिए हमें पढ़ना क्या क्या होगा, तो तनिषा इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पाठ्य पुस्तक, याद रखिए पहला खंड जो होगा उसको नाम होता है पाठ्य पुस्तक, और एक खंड होगा व्याकरण, ठीक है। पहला पार्ट पाठ्य पुस्तक का ले लीजिए और दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं व्याकरण का, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब देखिए जो पाठ्य पुस्तक होता है इससे 40 मार्क का सवाल, यानी 40 अंक का सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो व्याकरण होता है ना, इससे 60 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस 40 अंक में भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, पैटर्न वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अंक का ऑब्जेक्टिव पूछता है और कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, अब देखिए, तो ये जो किताब है जिससे हमें 40 नंबर का प्रश्न पूछना है, वो किताब के लिए हमें 2 किताब पढ़ना होता है, यानी उसके लिए हमें 2 किताब पढ़ना होता है। पाठ्य पुस्तक से जो 40 नंबर के प्रश्न बनते हैं उसके लिए हमें 2 किताब पढ़ने हैं। पहला तो है गोधूली, एक किताब का नाम है क्लास 10th वालों के लिए गोधूली, गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2, ठीक है। इस पूरे किताब में आपको कविता, उस पूरे किताब में आपको कविता पढ़ने को है 12 को, और कहानी जो है विद्यार्थियों वो भी आपको कितना पढ़ना है, कहानी यानी बोले तो गद्य खंड, ठीक है। कहानी केवल कहानी नहीं, निबंध वगैरह भी उसमें आ जाता है, तो कहानी के यानी 12 को हमको गद्य खंड से पढ़ना है, यानी गद्य खंड से 12 को और पद्य खंड से कितना पढ़ना है, 12 को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 12 दूना 24 को लेसन इधर हो गया, ठीक है। अब पर कितने नंबर का पूछेगा वो हम बताएंगे, 24 लेसन इधर हो गया। एक किताब आपका आता है पूरक हिंदी, ठीक है, एक आपको पूरक हिंदी के रूप में आपको एक वर्णिका के नाम की किताब आता है, ठीक है। 8.5 रुपया इसका मार्केट प्राइस है, वर्णिका भाग 2, इसका 8 रुपया प्राइस है। ये वर्णिका में आपको 5 को कहानी पढ़ना है, कितने कहानी पढ़ना है, कहानी 5 को पढ़ना है, और इससे जो है 10 अंक के सवाल आपके परीक्षा में बनते हैं। इस वर्णिका से 10 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है तो 10 अंक के आपके इधर हो जाएंगे, तो बचा कितना, 30 नंबर, यानी गोधूली से 30 नंबर और पूरक हिंदी से कितने नंबर का हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 10 नंबर का, यानी टोटल 40 नंबर का आपके पाठ्य पुस्तक से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब किताब से कितने अंक के प्रश्न आते हैं ना, किताब से कितने अंक के सब्जेक्टिव आते हैं और कितने अंक ऑब्जेक्टिव आते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रश्न पत्र मॉडल देख लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रश्न से चलेंगे, ठीक है ना, प्रश्न पत्र से चलते हैं, अगर आप प्रश्न पत्र से चलेंगे, ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप प्रश्न पत्र से चल रहे हैं, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश का होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी गद्यांश का होगा, तीसरा होगा निबंध का और चौथा होगा पत्र लेखन का। ये 4 क्वेश्चन लगातार व्याकरण का होगा सब्जेक्टिव में, जो कि पूरे 35 अंक का होगा। और 5वां क्वेश्चन पर चलेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय यानी निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दे, 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो जो पहला किताब से बनता है ना वो लघु उत्तरीय बनता है, लघु उत्तरीय, जो कि प्रश्न संख्या कितना नंबर का होता है भैया, ये 5 नंबर में रहता है। इसमें क्या होगा, 5 प्रश्न का उत्तर देंगे तो 2-2 अंक मिलेगा, ये 10 अंक का होता है, ठीक है। और एक लास्ट रहेगा 6 नंबर जो कि किताब से रहता है, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय रहेगा, एक प्रश्न रहेगा वो 5 नंबर का रहता है, इसके लिए आपको मिलेगा 5 अंक। यानी टोटल जो सब्जेक्टिव है
वो 15 नंबर का आप कहां से पूछता है, कि वो किताब से, और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहां से पूछता है भैया, तो ये किताब से पूछता है, ठीक है। और लेवल डबल है तो क्वेश्चन का लेवल दुगुना रहेगा, यानी 25 को ऑब्जेक्टिव की जगह 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 15 को जो सब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन की जगह डबल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब व्याकरण पे चलते हैं। तो व्याकरण में भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और व्याकरण में भी क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो व्याकरण में सब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा, व्याकरण में जो प्रश्न पत्र में, अगर प्रश्न पत्र में चलेंगे ना, तो प्रश्न पत्र में हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्न पत्र में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 1, क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 3 और क्वेश्चन संख्या 4, ये जो है पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश, पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश, ये रहेगा 10 अंक का, पढ़ करके उत्तर देना होता है 10 अंक का। दूसरा क्वेश्चन भी रहता है गद्यांश, ये भी रहता है 10 अंक का, इसको भी पढ़ करके आपको क्या करना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा क्या चीज विद्यार्थियों, निबंध लेखन, ठीक है, निबंध लेखन, किसी मुद्दा पर आपको 5 टॉपिक दे देगा, उसके बारे में क्या निबंध लिखिए, इसमें रहेगा एक बनाना रहेगा, 10 अंक ये भी पूछेगा। और जो चौथा रहता है वो पत्र लेखन रहता है, ठीक है, पत्र लेखन रहेगा, या फिर पत्र ना बनाएगा तो आप लोग संवाद ऑप्शन में रहता है, आप संवाद भी बना सकते हैं, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे आपको। ये टोटल 35 अंक का जो सब्जेक्टिव है भैया, वो कहां से पूछे जाते हैं, तो व्याकरण से, यानी व्याकरण से सब्जेक्टिव कितने अंक का हो गया, 35 अंक का। तो बचा कितना सर, तो सर 25 अंक बचा, तो 25 अंक का ऑब्जेक्टिव यहाँ, यानी व्याकरण से 25 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया, 25 अंक का ऑब्जेक्टिव किताब से हो गया, तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव, और जो बचा 50 अंक का सब्जेक्टिव वो व्याकरण से 35 नंबर का और किताब से 25 नंबर का 15 नंबर का मिलाकर के आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर तैयार होता है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन लेवल दोगुना कर दिया है, ठीक है। चलो अब तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में प्रश्न पत्र में 1 से लेकर के लगातार 4 तक जो है हमें कहां पढ़ना है, तो ये सब व्याकरण का टॉपिक है, जो कि 35 नंबर व्याकरण देगा सब्जेक्टिव में और 15 नंबर सब्जेक्टिव आपका किताब देगा। तो अब हमको ये तो हम लोग देख लिए कि सब्जेक्टिव में व्याकरण में कौन कौन चीज पढ़ना है, और सब्जेक्टिव के लिए किताब से जो पढ़ना है तो किताब में जो पढ़ेंगे वही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेगा। व्याकरण से 35 नंबर सब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा। अब जो 25 नंबर का व्याकरण का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर के लिए जो ऑब्जेक्टिव है व्याकरण से, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जो 25 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं उसके लिए टोटल आपको 4 इकाई पढ़ना होता है, टोटल 4 इकाई आप लोग को पढ़ना, ठीक है। उस 4 इकाई में पहला इकाई जो है उसमें आपको 3 चैप्टर आता है, वर्ण परिचय आ जाएगा आपका, शब्द परिचय आ जाएगा और वाक्य परिचय आ जाएगा, ठीक है। वर्ण परिचय जो होता है वो 2 नंबर का पूछेगा, शब्द परिचय जो है इसमें जो है आपको 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं क्योंकि डबल लेवल है, तो 16-17 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है। इसमें आपको रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, संधि, उसके बाद आपसे बोलते पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मुहावरा, लोकोक्तियां वगैरह जो है सब आपको इसी में पढ़ने को मिलता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश इत्यादि वगैरह, ठीक है। और वाक्य में हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। तो जो पहला इकाई उससे कुल मिलाकर के 12 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से इकाई दूसरा में आपको 5 को लेसन होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण है, और विशेषण में ही एक टॉपिक आता है प्रविशेषण का, ठीक है। विशेषण जो है उसी में एक टॉपिक होता है प्रविशेषण का, ठीक। उसके बाद क्रिया विशेषण उसी में पढ़ना होगा, और पदबंध, ये 5 टॉपिक जो है आपको इकाई 2 में पढ़ना होता है। इसी प्रकार से आपको इकाई तीसरा में टोटल 4 लेसन पढ़ना है, लेसन संख्या 9, 10, 11 और 12। चौथा लेसन जो है संधि और उसके उल्टा यानी विच्छेद, संधि विच्छेद हमें इकाई तीसरा में पढ़ना है। समास और उसका उल्टा विग्रह भी पढ़ना है, ठीक है। कारक, और कारक जो है विभक्ति के साथ चलेगा तो कारक विभक्ति हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक। उसी प्रकार से लिंग और वचन, ये इकाई तीसरा में आपको 4 लेसन पढ़ना है, और इस पूरे इकाई से 6 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेवल डबल कर दीजिए तो 6 दूना 12 नंबर का प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इकाई 4 में टोटल 3 लेसन हम लोग को पढ़ना है, काल, उपसर्ग और प्रत्यय, काल, उपसर्ग और प्रत्यय। इकाई तीसरा में हम लोग लिंग और वचन पढ़ेंगे, और ये इकाई चौथा जो है काल, उपसर्ग और प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग शब्द शुद्धियां ना, जो एक अशुद्धियां वाला ऑप्शन आता है जिसमें अशुद्धि शब्द दे देता है और कहता है शुद्ध शब्द कौन सा, उसका चयन करना रहता है। तो उसमें से जो है हम लोग को इसी इकाई नंबर चौथा में काल, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, तो उसी में हम लोग शुद्धियां भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल विद्यार्थियों आपको 27-28 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, 28 नंबर के आसपास पूछता है, जिसमें से वो कंबाइन करके लगभग 25 नंबर का प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का आपके परीक्षा में वो सेट करेगा। और डबल लेवल है तो 25 दूना 50 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको वह क्या करेगा, देगा, ठीक है। चलिए
तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम लोग को क्लास 10th में हिंदी पाठ्यक्रम से कौन कौन से टॉपिक और कितने कितने नंबर का पढ़ना था हमने इस वीडियो में देखा। तो विद्यार्थियों हम आपसे अपेक्षाएं रखते हैं कि आप लोग को यह क्लास अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से मेहनत करेंगे और अपनी सफलताओं पर अपने माता पिता के जो उम्मीदें हैं आपसे उस उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। विद्यार्थियों आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए ताकि जब क्लास शुरू हो तो आपके साथ साथ वो विद्यार्थी भी हमारे चैनल से जुड़ सके और एकदम बेहतरीन शिक्षक के द्वारा वो क्या कर सके, सभी विषयों की मुफ्त में तैयारियां कर सके। तो विद्यार्थियों मिलते हैं हम कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और वहां पर हम कुछ अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़ाई कीजिए जम करके।